विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैनफ्रेड ने मेरे प्रश्न को गौर से सुना और कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिक गईं, मानो वो सिर्फ मेरे शब्द नहीं, मेरे भीतर उठते डर को भी पढ़ रहा हो। फिर उसने धीरे से सांस ली, जैसे किसी बहुत पुराने दरवाजे को खोलने से पहले हिम्मत जुटा रहा हो। देवव्रत, उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब सीधे नहीं दिए जाते। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझे चेतावनी दे रहा है या सच के और करीब ले जा रहा है। आसपास की हवा अचानक भारी लगने लगी थी। दूर कहीं समुद्र की लहरों की आवाज थी और उनके बीच वसई फोर्ट की टूटी दीवारें जैसे हमारी बातचीत को चुपचाप सुन रही थीं। मैनफ्रेड ने नजरें फेर लीं और किले की तरफ इशारा किया। जो तुम ढूंढ रहे हो, उसने कहा, वो सिर्फ तस्वीरों में कैद होने वाली चीज नहीं है। कुछ साए ऐसे होते हैं जो कैमरे से नहीं, इंसान की रूह से जुड़ जाते हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं था, वो इस किले से जुड़ी उस कहानी का पहला दरवाजा था जिसे खोलने के बाद शायद वापस लौटना आसान नहीं होने वाला था। नीचे पत्थरों की सीढ़ियों के पास बैठते हुए मैनफ्रेड ने एक लंबी सांस ली। शाम धीरे धीरे गाढ़ी हो रही थी। वसई फोर्ट की टूटी दीवारों पर परछाइयां सरकने लगी थीं। मैनफ्रेड ने मेरी ओर देखा और फिर बिना भूमिका के बोलना शुरू किया। देवव्रत, तुम्हें लगता है ये किला बस पत्थरों और खंडहरों का ढेर है? उसकी आवाज में हल्की थरथराहट थी, जैसे वह कोई कहानी नहीं, कोई बोझ उतार रहा हो। यहां जो लड़की दिखाई देती है ना, वह कुछ पल चुप रहा। वो भूत नहीं है, वो एक कहानी है जो मरने के बाद भी पूरी नहीं हुई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। लोग उसे सफेद कपड़ों वाली लड़की कहते हैं। शाम ढलते ही वो अक्सर पुराने चर्च के पास या मेहराबों के नीचे खड़ी मिलती है, पीठ करके। मैनफ्रेड ने हाथ से इशारा किया, जैसे वही दृश्य फिर से देख रहा हो। वो कभी सामने नहीं देखती और अगर कोई उसे आवाज दे दे तो या तो हवा ठंडी हो जाती है या वो धुएं की तरह गायब। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कहते हैं वो पुर्तगाली जमाने की थी, मैनफ्रेड बोला, या तो किसी गोरे अफसर की बेटी या किसी स्थानीय परिवार की लड़की जिसे जबरन बदल दिया गया। उसने आंखें झुका लीं। इश्क हुआ था उसे, गलत आदमी से, गलत समय में। कुछ लोग कहते हैं उसने किले की दीवारों से छलांग लगा दी, कुछ कहते हैं उसे सजा दी गई और कुछ मानते हैं कि वो बस युद्ध और बीमारी के बीच गुम हो गई। हवा में सूखे पत्तों की आवाज गूंजी। पर एक बात सब कहते हैं। मैनफ्रेड ने मेरी ओर देखा। वो आज भी इंतजार में है। मैंने पूछा, किसका? वह हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में डर था। शायद उस इंसान का जो उसे पहचान ले, या उस पल का जब वो इस किले को छोड़ सके। फोटोग्राफर्स ने उसे देखा है देवव्रत। उसकी आवाज धीमी हो गई। कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं। तस्वीरों में एक धुंधली आकृति दिखती है जो असल में वहां नहीं थी। वह उठा और किले की दीवार की ओर देखते हुए बोला, वसई फोर्ट बुरी आत्माओं से नहीं भरा देवव्रत, यहां तो बस यादें भटकी हुई हैं। उसने एक आखिरी वाक्य कहा जो मेरे कानों में देर तक गूंजता रहा, और कुछ यादें कभी मरती नहीं। मैं और मैनफ्रेड किले से निकलकर वसई वाले घर की तरफ चल पड़े। रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। कार की हेडलाइट्स के आगे सिवाय सन्नाटे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर अजीब सी आकृतियां बना रही थीं, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। कुछ दूर ही गए होंगे कि अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी नजर आया। उसने हाथ उठाकर कार को रोकने का इशारा किया। उसकी काया झुकी हुई थी और बदन पर किसी पुराने सिपाही जैसी पोशाक थी। एक पल को मुझे लगा कि शायद वो किले का चौकीदार होगा, लेकिन मैनफ्रेड ने उसे देखकर भी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। कार बिना रुके सीधे आगे बढ़ती रही। मैंने हैरानी से पूछा,
मैनफ्रेड भाई, वो बूढ़ा किले का वॉचमैन लग रहा था। आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? हो सकता है वो कुछ कहना चाहता हो। मैनफ्रेड की आवाज अचानक गंभीर हो गई। उसने सड़क से नजर हटाए बिना कहा, देवव्रत, यह भी हो सकता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी हो ही ना। यहां के लोग कहते हैं कि अंधेरे में किले के आसपास पुर्तगाली सिपाहियों की आत्माएं भटकती है, और अगर कभी सिपाही की पोशाक में कोई दिखाई दे तो गाड़ी कभी मत रोकना। उसकी बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनजाने डर के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा तो था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था, न वो बूढ़ा न उसकी परछाई। मैं बिना कुछ कहे सिमटकर सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद हम वसई वाले घर पहुंच गए। घर वैसा ही था, शांत, सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी रात उधर कियारा के साथ कुछ ऐसा घट चुका था जो इस अजीब कहानी को और भी गहरा करने वाला था। वसई फोर्ट से लौटते वक्त रास्ता वैसा ही था, लेकिन कियारा वैसी नहीं रही थी। कार की खिड़की से बाहर भागते पेड़, स्ट्रीट लाइट्स की पीली लकीरें और कैमरे के बैग में बंद तस्वीरें, सब कुछ जैसे सामान्य था। फिर भी उसके भीतर कुछ असामान्य चुपचाप जाग चुका था। घर पहुंचते पहुंचते शाम गहरी हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही मां की आवाज आई, आ गई? थक गई होगी। कियारा ने सिर हिलाया। मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसके कदम कमरे तक खुद ब खुद चले गए। कमरा वहीं था, सफेद दीवारें, खिड़की के पास रखा छोटा सा पौधा और दीवार पर टंगी उसकी पसंदीदा तस्वीरें। लेकिन जैसे ही उसने बैग नीचे रखा, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। बस थकान है, उसने खुद से कहा। फिर भी आईने के सामने खड़े होते ही उसकी नजर ठिठक गई। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन आंखों में वह चमक नहीं थी जो सुबह थी। एक पल के लिए उसे लगा आईने की परछाई थोड़ा देर से हिली। डिनर के बाद कियारा ने कैमरा निकाला। वसई फोर्ट की तस्वीरें देखने लगी। पुरानी दीवारें, टूटी मेहराबें और वह जगह जहां शाम ढलते वक्त उसने अकेले फोटो ली थी। एक तस्वीर पर उसकी उंगली रुक गई। फ्रेम के पीछे पत्थरों के बीच एक धुंधली सी आकृति थी, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह साया। कियारा को याद आया, उस जगह हवा अचानक ठंडी हो गई थी और किसी ने उसका नाम नहीं पर उसकी मौजूदगी पुकारी थी। उसने झट से कैमरा बंद कर दिया। रात गहरी हुई, घर सो गया। कियारा बिस्तर पर थी, पर नींद उससे दूर। घड़ी की टिक टिक अब किसी दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। अचानक खिड़की के बाहर हल्की सी सरसराहट। कौन है? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरे की हवा फिर वहीं ठंडी हो गई जो वसई फोर्ट में थी। उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम लौट आई हो, पर मैं भी। कियारा उठकर बैठ गई। पसीना ठंडा था, हाथ कांप रहे थे। आईने में देखा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था और कियारा नहीं मुस्कुरा रही थी। सुबह मां ने पूछा, रात ठीक से सोई? कियारा ने जवाब दिया, हाँ। आवाज उसकी थी, पर लहजा थोड़ा और कठोर। वह नहाने चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ। अंदर शीशे पर भाप जमी और उंगली से किसी ने लिखा, वसई अब खत्म नहीं हुई। कियारा ने उसे पढ़ा और पहली बार डरी नहीं, बस हल्की सी मुस्कान आई। उसी दिन मैनफ्रेड का परिवार विले पार्ले लौट आया। वसई फोर्ट अब कियारा से दूर था, नक्शे में, रास्तों में, दूरी में, पर उसकी सांसों से वह कहीं नहीं गया। पहले बदलाव किसी ने नोटिस नहीं किए। कियारा अब ज्यादा देर तक आईने में खड़ी रहती, जैसे अपने चेहरे से ज्यादा उसके पीछे कुछ ढूंढ रही हो। उसकी हंसी में वह हल्कापन नहीं रहा था। हंसती तो थी, पर जैसे याद करके कि हंसना चाहिए। मां ने एक दिन कहा, तेरी आवाज बदल सी गई है। कियारा ने जवाब दिया, लोग बदलते रहते हैं माँ। उसने ये बात बहुत सहजता से कही, इतनी सहज कि मां चुप हो गई। रातों में उसे सपने आने लगे। सपने नहीं, जैसे यादें। पत्थर की दीवारें, लाल मिट्टी से सने हाथ, लोहे की जंजीरों की आवाज। वह खुद को किसी और नाम से सुनती, नाम जो उसने कभी नहीं जाना पर पहचानती थी। नींद से उठते ही उसके हाथों में मिट्टी की गंध होती। एक शाम कियारा ने बिना वजह वसई फोर्ट का इतिहास खोजना शुरू किया। पुर्तगाली शासन, पुरानी लड़ाइयां, कैदखाने और वे लोग जिन्हें कभी लौटने का मौका नहीं मिला। एक लेख में उसने पढ़ा, किले के दक्षिणी हिस्से में
एक युवती का जिक्र है जिसे विद्रोह के शक में बंदी बनाया गया था। उसका नाम कहीं दर्ज नहीं, पर कहा जाता है कि वह आखिरी सांस तक पत्थरों से बातें करती रही। कियारा की उंगलियां कांप गईं। वह जगह उसे याद थी। उसने फिर से फोटो सेशन की तस्वीरें खोली। पहले जो धुंध थी अब साफ होने लगी थी। एक ही आकृति, हर तस्वीर में थोड़ी और पास, और एक तस्वीर में आकृति की आंखें सीधे कियारा की ओर। उसने ध्यान दिया। तस्वीरों की रोशनी बदल रही थी, जैसे किले का अतीत उनमें घुल रहा हो। एक दिन कियारा ने डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर किसी और लिखावट में एक पंक्ति थी, मैं यहां पहले भी रही हूं। कियारा ने उसे पढ़ा। उसे याद नहीं आया कि उसने यह लिखा हो। फिर भी उसने पन्ना फाड़ा नहीं, बस डायरी बंद कर दी। अब कियारा जब पुरानी दीवारों की तस्वीरें देखती तो उसे डर नहीं लगता। उल्टा एक अजीब सी शांति मिलती, जैसे वसई फोर्ट उसके बाहर नहीं, अब उसके भीतर हो। और कहीं बहुत गहराई में कोई आवाज धीरे धीरे उसकी आवाज से मिल रही थी। कियारा बाहर से शांत थी, लेकिन भीतर कुछ लगातार आकार ले रहा था। मां ने सबसे पहले नोटिस किया। कियारा अब घड़ी नहीं देखती थी, पर सही समय पर सब कुछ कर लेती। वह बिना पूछे कह देती, आज बिजली जाएगी। और कुछ देर बाद घर अंधेरे में डूब जाता। तू ये सब कैसे जान लेती है? मां ने पूछा। कियारा ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान। एक दोपहर कियारा अचानक घर से निकली। सीधे पहुंची मुंबई के एक पुराने आर्काइव लाइब्रेरी में। वहां एक बुजुर्ग इतिहासकार थे, डॉक्टर फर्नांडिस। कियारा ने बिना भूमिका के पूछा, वसई फोर्ट के दक्षिणी कैद खाने में किसी लड़की का जिक्र है क्या? डॉक्टर फर्नांडिस चौंके। यह सवाल ज्यादातर लोग नहीं पूछते। उन्होंने कहा। फाइलें निकली, धूल भरी, अधूरी। एक जगह बस एक लाइन, युवती, पहचान अज्ञात, पत्थरों से बातें करने का आरोप। कियारा ने आंखें बंद की। उसे याद आया, पत्थर ठंडे नहीं थे, वे सुनते थे। उसका नाम क्या था? कियारा ने धीमे से पूछा। डॉक्टर फर्नांडिस ने सिर हिलाया। नहीं, पर लोक कथाओं में उसे एक नाम से पुकारा जाता है। कौन सा? कियारा। कमरे में हवा ठहर गई। कियारा की सांस एक पल के लिए रुक सी गई। उसी शाम कियारा एक पुराने चर्च पहुंची, जहां एक पादरी थे, फादर मैथ्यू। उसने कुछ नहीं छुपाया, तस्वीरें दिखाईं, डायरी का पन्ना बताया, और वह नाम। फादर मैथ्यू ने लंबी खामोशी के बाद कहा, कभी कभी जगहें लोगों को नहीं पकड़ती, लोग खुद जगहों के लिए खुल जाते हैं। तो क्या मैं? कियारा ने सवाल अधूरा छोड़ दिया। आप अभी भी आप हैं, फादर ने कहा, लेकिन कोई और आपके भीतर याद बनकर जी रहा है। उस रात कियारा ने बैग पैक किया। मां ने पूछा, कहाँ जा रही है? कियारा ने जवाब दिया, वहां जहां बात अधूरी रह गई थी। सुबह होते होते वह वसई की ट्रेन में थी। किले के गेट के सामने खड़े होते ही उसने महसूस किया, यह जगह उसे पहचानती है। पत्थर वहीं थे, पर अब चुप नहीं थे। दक्षिणी हिस्सा, नीचे उतरती सीढ़ियां, नमी, अंधेरा। कियारा ने दीवार को छुआ और दीवार ने उसे याद दिलाया, चीखें, अनसुनी प्रार्थनाएं, और एक लड़की जिसे कभी सुनने वाला नहीं मिला। कियारा की आवाज अब दोहरी हो गई, मैं लौट आई हूं। और कहीं अंधेरे में पत्थरों ने जवाब दिया, अब जाना मत। जब सूरज डूबा, किले के बाहर लोगों ने देखा, एक लड़की दीवारों के बीच खड़ी थी, या शायद दीवारें उसके भीतर। वसई फोर्ट की सुबह अजीब तरह से शांत थी। सूरज निकला था, पर उसकी रोशनी दीवारों को गर्म नहीं कर पा रही थी। किले के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने एक लड़की को देखा, मिट्टी से सने कपड़े, हाथों पर पुराने घावों जैसे निशान, और आंखों में ऐसी थकान जो एक रात की नहीं हो सकती। नाम? उन्होंने पूछा। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, कियारा। आवाज सही थी, उच्चारण भी, बस लहजा कुछ ज्यादा पुराना था। घर पर मां ने उसे गले लगाया। कियारा ने पहली बार खुद गले नहीं लगाया, बस खड़ी रही। कमरा वहीं था, आईना भी, पर अब आईने में परछाई साथ हिलती थी। कैमरा खोला गया। वसई फोर्ट की सारी तस्वीरें थीं, साफ, निर्जीव, कोई धुंध नहीं, कोई साया नहीं, जैसे कुछ वहां से उठकर चला आया हो। कुछ दिन बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, वसई फोर्ट के दक्षिणी कैद खाने में हाल ही में खुदाई के दौरान एक युवती के अवशेष मिले।
पहचान अज्ञात। इतिहासकारों के अनुसार यह एक भूली हुई कैदी हो सकती है। कियारा ने खबर पढ़ी, कागज मोड़ा और कहा, अब ठीक है। उसी रात मां ने देखा कियारा आईने के सामने फुसफुसा रही थी। तुम जा सकती हो, कियारा बोली। आईने में एक पल को दूसरा चेहरा दिखा और फिर सिर्फ कियारा, या शायद अब सिर्फ वही। सुबह कियारा सामान्य थी। कॉफी बनाई, मां से पूछा, कुछ काम है? सब ठीक था, बहुत ठीक। और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि वसई फोर्ट अब खाली था। कियारा अक्सर कॉलेज से कुछ देर के लिए गायब रहने लगी थी। घर पर उसकी मां यही समझती थी कि शायद वह एक्स्ट्रा क्लास कर रही होगी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और फिर एक शाम कियारा ने मां से कहा, मुझे विले पार्ले में अब नहीं रहना है। मैं वसई में दादा दादी के साथ कुछ दिन रहूंगी। वहां का माहौल शांत है, मेरी पढ़ाई भी अच्छी होगी। मां ने बेटी की खुशी के लिए बिना ज्यादा सवाल किए अनुमति दे दी और अगले ही दिन से कियारा वसई में रहने लगी। उसे वसई गए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि एक रविवार कियारा की दादी का फोन उसकी मां के पास आया। फोन पर दादी ने जो कहा उसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। उसी पल तय हो गया, सबको वसई निकलना है। उधर मैनफ्रेड भी दोपहर से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे जानने के लिए फोन किया। फोन उठाते ही वह रो पड़ा। बस इतना बोला, वसई आजा, यहां तेरी जरूरत है, और फोन काट दिया। मैं उसी पल निकल पड़ा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, पर दिमाग कुछ मानने को तैयार नहीं था। जब मैं वसई पहुंचा और मैनफ्रेड के घर के पास पहुंचा तो देखा पूरा गांव जमा था। उसके सभी रिश्तेदार मौजूद थे। एंटोनियो एक कोने में खड़ा फूट फूट कर रो रहा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। पहले तो मुझे यही लगा कि शायद मैनफ्रेड के दादा या दादी में से कोई भगवान को प्यारा हो गया होगा, लेकिन जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में गया मेरे कदम वहीं रुक गए। वहां एक कॉफिन रखी थी। कॉफिन का एक हिस्सा खुला हुआ था और उसके बगल में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम रखा था। उस फोटो को देखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले जिस हंसमुख लड़की की सगाई में मैं शामिल हुआ था, वही लड़की अब उस कॉफिन में शांत निःशब्द लेटी थी। कियारा। उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया, लेकिन कॉफिन में पड़ा चेहरा पूरी तरह बेजान, मुरझाया हुआ था। और एक बात बहुत अजीब थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। मैं मैनफ्रेड से दूर ही खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे मिलूं या क्या कहूं। मैं एंटोनियो के पास गया, उसे ढांढस बंधाया और खुद को मजबूत रहने को कहा। यह मेरे जीवन का पहला अनुभव था कि मैं किसी जवान लड़की की मौत पर आया था। मैं बाकी रिश्तेदारों और मैनफ्रेड के परिवार से थोड़ी दूरी बनाए हुए था। मेरी अपनी विवशता थी। मुझे नहीं पता था कि इस स्थिति का सामना कैसे करूं। कुछ देर बाद एक हर्स आई। कियारा की कॉफिन उसमें रखी गई और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। अंतिम संस्कार के बाद सब लोग फिर घर पर इकट्ठा हुए। पुर्तगाली रिवाज के अनुसार परिवार के सदस्यों को और खासकर पादरी को रेड वाइन परोसी गई। उसके बाद घर के पास वाली उसी चर्च में जहां 2 हफ्ते पहले कियारा की एंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी, आज शाम को रिक्वियम मास रखा गया। सब लोग कियारा के जीवित रहते हुए किए गए उसके अच्छे कामों की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान कियारा की मां और दादी की बातों में अटक गया। मां ने कहा कि एंगेजमेंट की उसी शाम से कियारा कुछ गुमसुम सी रहने लगी थी। एक दिन उसने जिद करके वसई दादी के पास जाने की बात कही। दादी ने कहा, जिस दिन से मेरी कियारा वसई आई थी, वह रोज शाम को देर तक घर नहीं आती थी। जब मैं पूछती, बस इतना ही कहती, मैं वसई फोर्ट में थी। मैं उसे बहुत समझाती, बेटी शाम के समय वसई फोर्ट मत जाया कर, वहां कोई ठीक नहीं। लेकिन मेरी बात उसने नहीं मानी। पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार मुझे और भी अजीब लगने लगा था। रात में अचानक उठकर हंसने लगती। कभी कभी तो मैं देखती कि वह अपने आप से बातें कर रही है, जैसे कोई अदृश्य साथी उसके पास हो। और बीती शाम जब वह देर रात घर लौटी, मैंने देखा कि थोड़ी देर बैठने के बाद उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगीं।
मैंने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर भी चकित थे। समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। और आज सुबह उसने मेरी आंखों के सामने आखिरी सांस ली। मेरी कियारा अब मेरे सामने नहीं रही। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची चली गई और मैं बस उसे याद कर रोती रह गई। मैं वहां बैठा सुन रहा था और मेरे कानों में सिर्फ एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, वसई फोर्ट। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। इस कहानी का आखिरी एपिसोड यानी अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कियारा के साथ असल में क्या हुआ था। तो आप इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का और तब तक देखते रहिए विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।